नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर, जिसमें आज हम पार्लियामेंट के चैप्टर में हम लोग इसमें पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस के बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। क्या है ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इनके बारे में जानेंगे और कैसे ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है हमारे जो कलेक्टिव प्रिविलेज का काम करता है और इंडिविजुअल प्रिविलेज का काम करता है, जो भी हाउसेस के मेंबर होते हैं उनके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी वीडियो को। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। देखिए, आज की अगर हम टॉपिक की बात करें, क्या क्या टॉपिक को आज पहले कवर करने वाले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में हम लोग इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे और इसके दो क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, जिनमें हम पहली बात करेंगे कलेक्टिव प्रिविलेज की और दूसरी बात करेंगे हम इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग। देखिए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अगर बात की जाए, एक तरह का स्पेशल राइट है। क्या है? एक तरह का स्पेशल राइट्स है, यानी कि एक स्पेशल अधिकार मिलता है। ठीक है, स्पेशल अधिकार तो मिलता ही है, इसके साथ साथ ये एक इम्यूनिटी का भी काम करता है, इम्यूनिटीज का भी काम करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी दोनों हाउस है पार्लियामेंट के, उसको एग्जेम्पशन देने के काम करता है। ठीक है, एंड एग्जेम्पशन जिसको हम कहते हैं छूट देने का भी काम करता है, एग्जेम्पशन देने का काम करता है। ठीक है, किसके? दोनों हाउसेस को, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, पार्लियामेंट में तो एक तरह का हम कह सकते हैं स्पेशल राइट है, इम्यूनिटी है, एग्जम्पशन है, जो कि हमारे कौन प्रोवाइड करता है? पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है। और किनको प्रोवाइड करता है? ये सारी चीजें दिया किसको जाता है? ये दिया जाता है भैया आपकी जो कमेटी होती है या उनके मेंबर होते हैं, कमिटीज एंड, या फिर हम कहें तो इनके मेंबर, देयर मेंबर्स। ठीक है, तो ये जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वगैरह जो है प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ इनको एक सिक्योर इंडिपेंडेंसी भी प्रोवाइड की जाती है, एक नेसेसरी सिक्योर इंडिपेंडेंसी भी प्रोवाइड की जाती है, इंडिपेंडेंसी भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, किनको? मेंबर्स को होते हैं। और इसके साथ साथ जो भी ये एक्शन करते हैं उनमें इफेक्टिवनेस लाने के लिए ही ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। अगर बात की जाए, अगर ये प्रिविलेजेस ना हो तो क्या होगा? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। जो हाउसेस है वो अपनी अगर अथॉरिटी को मेंटेन रखना है, हाउस की अथॉरिटी को मेंटेन रखना है, हाउस की डिग्निटी को मेंटेन रखना है, ठीक है, या फिर हम कहें हाउस अपनी ऑनर को मेंटेन रखना है, तो इसके लिए उसको कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत है। और वो प्रोटेक्शन कहाँ से मिलती है? आपकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से जो है मिलती है। ठीक है, और कोई भी इनके जो मेंबर होते हैं अगर किसी तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन अगर महसूस करते हैं तो पार्लियामेंट्री जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसीलिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है थोड़ी सी इनको प्रोवाइड मतलब हेल्प जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है वो उन पर्सन्स को भी देती है जो हाउस के मेंबर या फिर कमेटी के हिस्से नहीं है, उनको भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है। किस चीज़ में? उनके बोलने पे, स्पीक करने पे। ठीक है, स्पीक करने पे, स्पीक के साथ साथ अगर वो प्रोसीडिंग में पार्ट ले रहे, कोई भी अगर मान लो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी पर्सन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री में, तो उनके ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे आके प्रोसीडिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, उन पर्सन को जो उस टाइम के पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को स्पीक करते हैं या फिर उनकी प्रोसीडिंग में हिस्सा लेते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, तो या कोई भी कमेटी के हिस्से होते हैं, तो उनको भी यहाँ पे वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कुछ ऐसे पर्सन के नाम है क्या? हाँ बिल्कुल है। आप कह सकते हो सिंपल सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको कहीं ना कहीं मिल रखा है इस तरह की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। और इसमें यूनियन मिनिस्टर तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज भी है। क्या है? कि पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज है वो प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं लागू होता है, प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं लागू होता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को अपने आप में अलग प्रिविलेजेस उनके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दिया हुआ है। ठीक है, पार्लियामेंट को भले ही वो पार्लियामेंट्री के
पार्लियामेंट के जो है प्रेसिडेंट जो है एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन फिर भी उनको उस तरह जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बाकी मेंबर या कमेटीज को दिए हुए हैं वो प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में उनके प्रिविलेजेस के बारे में पहले से ही बात हो रखी है। ठीक है, चलिए, तो ये था एक इनकी मीनिंग के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की। देखिए, अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करें, इसको दो पार्ट में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को दो भागों में क्लासीफाई करते हैं। पहला है वो जो हर एक हाउस के पार्लियामेंट्री में है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब जिनको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस, कलेक्टिव प्रिविलेज। ठीक है, कलेक्टिव प्रिविलेज। और दूसरा है इंडिविजुअल प्रिविलेज, इंडिविजुअल प्रिविलेज। कलेक्टिव प्रिविलेज का मतलब क्या है भाई, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब लोग एक साथ क्या है उस प्रिविलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इंडिविजुअल प्रिविलेज का मतलब है कि भाई कोई एक पर्सन जो है उस प्रिविलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस की। अब देखिए, ये क्या है, जो कलेक्टिव प्रिविलेजेस है वो दोनों हाउस में बिलोंग करता है कलेक्टिव तरीके से, यानी कि सभी के ऊपर ही लागू होगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज लागू होगा। सबसे पहली चीज, अगर कोई भी रिपोर्ट अगर पब्लिश करनी है, ठीक है, या फिर डिबेट या प्रोसीडिंग कोई भी चल रही है, राइट्स टू प्रोविड पब्लिशिंग, कोई भी चीज़ों को पब्लिश करनी है, तो उन चीज़ों को राइट्स जो है कहीं ना कहीं कलेक्टिव प्रिविलेजेस में दिया हुआ है। और इसके साथ साथ 44th अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है, जो कि 1978 में लाया गया है, जिसमें ये कहा गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में कहा गया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या दिया हुआ है कि भाई अगर कोई प्रेस चाहे कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को अपने यहाँ पे दिखाना, रिपोर्ट करना, सही रिपोर्ट अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर गलत रिपोर्ट कर रहा है तो नहीं चलेगा। भैया सही अगर रिपोर्टिंग कर रहा है और उसको पब्लिश कर रहा है तो वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज है, फ्रीडम ऑफ प्रेस सीक्रेट मीटिंग के लिए नहीं लागू होती है, यानी कि सीक्रेट सीटिंग अगर होती है किसी तरीके के, तो वहां पे जो है ये फ्रीडम ऑफ प्रेस ये नहीं कह सकते कि हम इसको पब्लिश करेंगे, क्योंकि वो सीक्रेट सीटिंग है, पहले से ही नाम दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है उसको नहीं कर सकते। पहला चीज ये है। दूसरी चीज, अगर ये क्या करता है, इट एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग। अगर किसी तरीके के स्ट्रेंजर्स, मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, एक सीक्रेट सिटिंग बुलाया और उस सीक्रेट सिटिंग में कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया उनके साथ सीक्रेट मीटिंग करने के लिए, तब वो जो प्रोसीडिंग में हिस्सा लेंगे तो उन प्रोसीडिंग को जो भी डिस्कस करेंगे वो या फिर जो बातचीत होगी उसको कहीं ना कहीं उन स्ट्रेंजर्स को क्या किया जाएगा, यहाँ से एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब उनके ऊपर भी ये कलेक्टिव प्रिविलेजेस लागू किया जाएगा। ठीक है, इट कैन एक्सक्लूडेड स्ट्रेंजर फ्रॉम प्रोसीडिंग्स होल्ड सीक्रेट सिटिंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मैटर, यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन करना हो या सीक्रेट सिटिंग करना हो तो स्ट्रेंजर को भी इसमें इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये रूल्स या रेगुलेशन, रूल्स टू रेगुलेट करने की, यानी कि कोई भी प्रोसीजर को या कंडक्ट ऑफ बिजनेस को किस तरीके से रूल्स किया जाए, किस तरीके से रेगुलेशन किया जाए, इसके ऊपर अगर कोई नियम कानून बनाए जाते हैं तो यहाँ पे कलेक्टिव प्रिविलेज का काम आता है। ठीक है, यानी कि जो प्रिविलेज है वो अगर पार्लियामेंट्री कलेक्टिव तरीके से करती है, कोई भी अगर रूल्स रेगुलेशन या फिर कोई भी प्रोसीजर के लिए रूल रेगुलेशन बनाना हो, बिजनेस ऑफ कंडक्ट के लिए रूल रेगुलेशन बनाना हो, तो यहाँ पे कर सकती है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्स प्रिविलेजेस में जो है कोई अगर प्रिविलेज की ब्रीच करता है, ठीक है, कोई आउटसाइडर जो है वो ब्रीच करता है प्रिविलेजेस को, तो वो क्या कर सकता है, उसको क्या किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है, या फिर उसको फटकार लगाई जा सकती है, या फिर उसको चेतावनी दी जा सकती है, या फिर उसको क्या किया जाता है, इम्प्रिजनमेंट भी किया जा सकता है अगर वो इस तरीके के हरकत करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कलेक्टिव प्रिविलेजेस में आती है। जैसे कि एक 1977 में क्या हुआ था, जब छठी लोकसभा बनी थी, सिक्स लोकसभा जब बनी थी, तो उस टाइम पे मिसेस इंदिरा गांधी को उनकी मेंबरशिप से
ठीक है, एक्सपेलेड किया गया था, मतलब हटा दिया गया था, और उनको 1 हफ्ते के लिए क्या किया गया था, जेल में रहना पड़ा था। ठीक है, और किस वजह से कि भाई उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ हाउस किया था, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ हाउस करने के वजह से उनको 1 हफ्ते जो है वो जेल में बितानी पड़ी थी। बाद में जब 7th लोकसभा हुआ तो इस चीज़ को रद्द कर दिया गया और ये बताया गया कि ये पॉलिटिकल मोटिवेट के कारण से जो है उनको एक्सपेलिंग जो है किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके की घटना जो है पार्लियामेंट में हुआ है। इसके बाद अब अगर 5th पॉइंट की मैं बात करूँ, ये तो था 4th पॉइंट कि भाई किसी को भी फटकार लगाया जा सकता है, किसी को भी डांटा जा सकता है, किसी को भी इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है अगर वो ब्रीच को ब्रेक करता है तो। ठीक है, ब्रीच करता है तो मतलब अगर कोई प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है तो। उसके बाद अगर 5th पॉइंट की बात करें तो राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, यानी कि कलेक्टिव प्रिविलेजेस में अगर कोई भी मेंबर को इम्प्रिजमेंट किया जा रहा है, ठीक है, इम्प्रिजमेंट किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, डिटेंशन किया जा रहा है या अरेस्ट किया जा रहा है, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है और ये भी आपके कलेक्टिव प्रिविलेजेस के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, इसके बाद 6th पॉइंट क्या कहता है, 6th पॉइंट कहता है कोई भी इट कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरी कर सकता है और ऑर्डर दे सकता है कि भाई वो अगर जो गवाह है वो आके यहाँ पे उपस्थित दिखाए, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में लोग क्या कर सकते हैं, किसी को इट कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरीज, कोई भी इंक्वायरी जो है वो बिठा सकते हैं या फिर गवाह को क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, या फिर जो भी रेलिवेंट पेपर्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको क्या किया जा सकता है, यहाँ पे मंगवा के देखा जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 6 में बताया जाता है। 7th पॉइंट क्या बताया जाता है, कोर्ट आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायरी इन प्रोसीडिंग ऑफ हाउस और इट्स कमेटी, जो भी हाउस के मेंबर है, ठीक है, या फिर हाउस की प्रोसीडिंग, हाउस के प्रोसीडिंग है, हाउस की अगर मान लीजिए प्रोसीडिंग चल रहा है, हाउस की प्रोसीडिंग चल रहा है या फिर हाउस के आपके कोई भी कमेटी है, उनके बारे में अगर कोई जानकारी है तो यहाँ पे कोर्ट में जो है उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं की जा सकती, कोर्ट में प्रोहिबिट होता है ऑफ इंक्वायरी टू इंक्वायरी। ठीक है, तो यानी कि कोर्ट जो है प्रोहिबिटेड होता है कि इंक्वायरी करने में कोई भी अगर हाउस में प्रोसीडिंग वगैरह चल रहा है। इसके बाद 8th पॉइंट क्या कहता है, 8th पॉइंट कहता है कोई भी पर्सन, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो मेंबर ना हो, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन चाहे वो मेंबर हो या नहीं हो, कैन बी अरेस्टेड, अरेस्ट हो सकता है, एंड उसके ऊपर लीगल प्रोसेस जो है, ठीक है, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, दोनों ही, कोई भी नो लीगल प्रोसेस कैन बी सर्व्ड, अरेस्ट हो सकता है लेकिन उसके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसेस जो है, सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, वो नहीं चल सकता विथ इन उसके, अगर मान लीजिए उसके अंदर में किसी तरीके के कहने का मतलब ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अगर किसी चीज़ पे प्रोसीजिंग पे काम चल रहा है और उस टाइम पे अगर कोई पुलिस वाला आके उनको अरेस्ट करने की कोशिश करता है तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक वो प्रीमाइसेस में है, यानी कि अगर अरेस्ट फिर भी करना हो तो क्या कर सकता है भैया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन ले सकता है, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होगा उनकी परमिशन लिया जाएगा और उसके बाद ही उसके ऊपर क्या किया जाएगा, लीगल प्रोसेस, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे सिविल प्रोसेस हो, वो जो भी चल रहा हो वो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन लेने का तरीका क्या है कि आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगले बात करते हैं हम लोग इंडिविजुअल प्रिविलेज की। इंडिविजुअल प्रिविलेज क्या कहता है कि भाई इंडिविजुअल प्रिविलेज जो मिलता है वो मेंबर्स को मिलता है, यानी कि हर एक इक्वल अलग अलग मेंबर्स को मिलता है। ठीक है, इक्वली नहीं मिलता है, मतलब सभी मेंबर्स को नहीं मिलता है, एक एक मेंबर को। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब एक ही होता है। बात की जाए तो इनको जो है, अगर पार्लियामेंट्री का सेशन चलने वाला है उससे 40 दिन पहले शुरू होने से, पार्लियामेंट्री की सेशन आज स्टार्ट होने वाला है, उससे 40 दिन पहले, बिफोर 40 डेज और आफ्टर 40 डेज जो है आप उसको
अरेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि सेशन एंड के 40 दिन के बाद तक, ठीक है, ये सेशन यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है, इतने देर का सेशन चला, इतने टाइम पीरियड में, चाहे वो 10 दिन का हो 15 दिन का हो, तो उससे 40 दिन पहले और सेशन होने के 40 दिन के बाद जो है आप उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो प्रिविलेज है वो अवेलेबल है केवल सिविल केसेस में। ये प्रिविलेज किस में है? सिर्फ सिविल केस में है, ठीक है। क्रिमिनल केस की अगर है या प्रिवेंटिव डिटेंशन हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसको अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर सिविल केस चल रहा है तो पार्लियामेंट की जो सेशन चलते हैं उस सेशन ऑफ पार्लियामेंट के 40 दिन पहले और सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद जो है आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट क्या बताता है? दूसरा पॉइंट बताता है कि भाई उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पार्लियामेंट में कुछ भी बोले कुछ भी करे, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और कोई भी पर्सन को अगर मान लीजिए कोई वोटिंग हो रहा है और वोटिंग के अपोजिशन में उसने वोट कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कोर्ट लेके चले जाओगे, भैया ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है और नो मेंबर इज लायबल एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, यानी कि कोई भी प्रोसीडिंग अगर चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर तो उसके लिए वो लायबल नहीं है कि वो कोर्ट में जाए, चाहे वो वोट फेवर में दिया हो या नहीं दिया हो, ठीक है। ये जो फ्रीडम है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है और रूल्स में है और आपकी ये जो प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें इस चीज़ को बताया गया है। जैसे आर्टिकल 121 क्या बताता है? आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नो डिस्कशन शैल बी टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्ट एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। क्या बताया जाता है? अगर कोई भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है उसमें आप किसी जज के जजमेंट को कमेंट नहीं कर सकते, आप किसी के जजमेंट जो है सुनाया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसके बारे में जो है यहाँ पे बात नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ कहाँ पे बात की जाती है? आर्टिकल 121 में। इसके बाद दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जूरी सर्विसेज। लास्ट में क्या है कि जूरी सर्विसेज से भी एग्जेम्प्टेड किए जा सकते हैं। वो अगर कोई एविडेंस नहीं देना चाहते हैं, अगर पार्लियामेंट की सेशन चल रही है और उस बीच में कोई पार्लियामेंट की सेशन चल रही है और उस बीच में कोर्ट में उनकी कोई केसेस पेंडिंग है और उनको बुलाया जाता है कि आओ आपने गवाही दो, तो वो वहाँ पे जो है रिफ्यूज कर सकते हैं। दे कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस, कोई भी एविडेंस देने से मना कर सकते हैं और विटनेस के रूप में अपीयर होने से मना कर सकते हैं अगर उनके ऊपर कोई पेंडिंग केसेस चल रही हो कोर्ट में, जब वो पार्लियामेंट अगर सेशन में है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई जाती है। और इसके अलावा रूल 349 एंड 350 लोकसभा क्या कहता है? यूज ऑफ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, यानी कि ऐसी चीज़ें जो पार्लियामेंट की लैंग्वेज नहीं है, अपशब्द वगैरह जो है आप करने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। इसके जो पार्ट 1 आज हमने कवर किए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 2 यानी कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस के बारे में और सोर्सेस ऑफ प्रिविलेज के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को अगर कोई सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर किसी तरीके की कमेंट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।